हार आ गई आरसीबी के हाथ में। और ये हार चुभेगी इसलिए ज्यादा क्योंकि ये लगातार दूसरी हार है होम ग्राउंड में। पिछले कई दिनों से होम रन चल रहा था। कल आपको मैंने बताया कि यार मुंबई ने अपने घर पे फिर से एक बार हार गई। और आरसीबी, मुंबई इंडियंस और आरसीबी दो ऐसी टीम है जो अब तक के अपने घर पे एक भी मुकाबला नहीं जीते। बाकी सारे टीमों ने अपने घर पे मुकाबले जीत लिए। ठीक है, बाकी सारे टीमों ने अपने घर पे मुकाबले जीत लिए एक्सेप्ट मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ये चौथा मुकाबला हुआ। सबसे ज्यादा मैचेस भी उन्होंने खेले हैं, मतलब सबके तीन तीन हुए, आपके आरसीबी के चार हुए। उसमें से केवल एक जीत आई है अब तक और तीन हार आई है, जिसमें से दो आपके होम मैचेस थे। एक पिछला केकेआर के साथ था और आज एलएसजी के खिलाफ मुकाबला था। और जब आप घर के मैचेस कैपिटलाइज नहीं कर पाते हो ना, तब आपका सीजन बड़ा ऑर्डिनरी सा माना जाता है और बेहद खराब माना जाता है। क्योंकि 7-7 का आपका पैच होता है, 7 मैचेस आप घर पे खेलते हो, 7 मैचेस आप बाहर खेलते हो। क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले तो आपको मुझे लगता है कि यार आपको सबसे पहले टॉप 4 के लिए देखना चाहिए, ना कि ट्रॉफी जीतने के लिए। तो अगर टॉप 4 में आपको जाना है सबसे पहले, तो आपको यार ये करना है कि 8 मैचेस कैसे ना कैसे आपको जीतना है। ठीक है, somehow you need to win 8 मैचेस। अगर 8 होते हैं फिर भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से 20-22 वाले मतलब 20-22 आपके कहते हैं ना कि पॉइंट्स जो लेती है वो नंबर 1 पर रहती है टीम। ठीक है, तो पिछले 2-3 साल से ये होते हुए हमने देखा है। तो ये शायद मुझे लगता है कि यार 4 में से आप एक मैच अब हार गए, 14 में से मतलब 4 चले गए, 10 बचे। अब 10 में से आपको कंटिन्यू 7 मुकाबले जीतने हैं। केवल 3 हार का ही बफर है अभी आपके पास। और जिस तरीके से आरसीबी की टीम नजर आ रही है, 3 क्या 5 हार भी कम नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि एक भी चीजें जो है वो सेटल नहीं नजर आ रही है। आज क्या हुआ, आज हुआ ये कि जी पहले एलएसजी की बल्लेबाजी थी, 81 रन की पारी खेली आपकी क्विंटन डिकॉक ने। केएल राहुल सेकंड मैच में जो है वो उन्होंने कहा कि जी मुझे इंजरी है, वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर के लिए। लेकिन आज फिर से जो है वो कप्तान बन के उन्होंने विकेट कीपिंग की, क्योंकि फिर पिछले मैच के बाद ये बहुत कुछ हुआ ना कि जी विकेट कीपिंग वर्ल्ड कप के लिए क्या पता वो फिट है नहीं है, कंसिडर होंगे नहीं होंगे। तो अब वर्ल्ड कप अगर खेलना है तो भाई दिखाना तो कुछ पड़ेगा। तो फिर केएल राहुल आज उतरे फिर से एक बार विकेट कीपिंग करने के लिए, सेकंड मैच में ही वो इम्पैक्ट एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेले। और सेकंड मैच में मतलब ये कहा गया कि जी हम उनको जो है ना पूरे सीजन के लिए उनको मॉनिटर करने वाले हैं, एज ए इम्पैक्ट प्लेयर वो खेलते रहेंगे। लेकिन जी अगले ही मैच में जो है ना वो थोड़ा सा आज फिट हो गए, क्योंकि उस वक्त चीजें आई ना कि वर्ल्ड कप में आपको विकेट कीपर चाहिए, कौन खेलेगा, ये वो सारी चीजें। ठीक है, और केएल राहुल की जगह तभी बनेगी टीम में वर्ल्ड कप के जब वो विकेट कीपिंग कर रहे होंगे। तो वो चीजें हुई। तो आज विकेट कीपिंग की केएल राहुल ने, कप्तान भी थे। उसके बाद पहले तो 81 रन की पारी आपके क्विंटन डिकॉक ने की, ताबड़तोड़ आते बराबर। केएल राहुल सस्ते में आउट हो गए, ज्यादा उन्होंने रन बनाए नहीं। उसके बाद एक एक करके बल्लेबाज आते गए, चलते बने बीच में। लेकिन निकोलस पूरन ने आकर 21 गेंदों में 40 रन की पारी खेली, सो दैट वो आप 182 रन तक पहुंचे। वरना एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 140 130 पर ही आप निपट जाओगे, जब क्विंटन डिकॉक 80 रन बनाने के बाद आउट हो गए। एक भी बल्लेबाज जो है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया, 5-10 रन ऐसे ही और जल्दी जल्दी आउट होते गए। हुआ ये कि फिर क्विंटा आपके निकोलस पूरन आए। निकोलस पूरन ने आखिरी 2 ओवर में पकड़ा गुच्छा और पहले तो 3 छक्के मारे आपके रीस टोपली को, जो आपने एज अ मतलब किसके जगह खिलाया, आरसीबी ने किसको निकाला, चलो खैर रीस टोपली को आज मौका मिला। और उसके बाद जो है भाई साहब आपने मोहम्मद सिराज को आखिरी ओवर में 3 छक्के जड़े। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोमेंटम वहां पर शिफ्ट हुआ और 182 तक आप पहुंच गए। अच्छा, 182 में पहुंचने के बाद जहां पर आपने टॉस जीत के ये करने का फैसला लिया कि जब हम लोग चेस करेंगे, क्योंकि केकेआर ने भी इस मैदान में चेस किया था आखिरी मुकाबला आपके खिलाफ, और उन्होंने कन्विंसिंगली वो चेज किया था और बैटिंग के लिए जो है वो विकेट अच्छा हो गया था। लेकिन अब क्या हुआ, ये विकेट थोड़ा सा डिफरेंट था। ये टू पेस विकेट हम लोग कहेंगे सेकंड हाफ में जो हुआ। पहले ये बल्ले के ऊपर अच्छा आ रहा था, लेकिन सेकंड इनिंग में जाते जाते विकेट थोड़ा सा गेंदबाजों के लिए असिस्टेंस होने लगा। तो उस वक्त भी शायद फाफ डुप्लेसिस ने विकेट और कंडीशंस को गलत पड़ा। आज भी जो है वो गलत रीड किया कंडीशंस को फाफ डुप्लेसिस ने, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो आज हुआ ये कि जी चेज करने के लिए उतरी
आपके विराट कोहली और आपके फैफ डुप्लेसिस। अब समाव ये चीजें हो रही है कि दोनों को स्टार्ट तो अच्छा मिलता है, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं कर पाते। 4 मैचेस में पहला आपका सीएसके के साथ हुआ, एक केकेआर के साथ हुआ, एलएसजी के साथ हुआ, तो चारों मैचेस में हमने ये देखा है कि यार इनको स्टार्ट अच्छा मिलता है। फैफ डुप्लेसिस ऊपर से आकर ताबड़तोड़ वो शुरुआत तो दे देते, 4-5 चौके तो लगा लेते, लेकिन वो कंसिस्टेंटली। अच्छा, अब ये चीज हो सकती है फैफ डुप्लेसिस को आप कहो कि यार थोड़ा सा वो वक्त लेते स्टार्टिंग इनिशियल डेज में, क्योंकि ज्यादा क्रिकेट खेल कर नहीं आए हैं। लेकिन विराट कोहली को समझना पड़ेगा यार कि एक इनिंग उसके बाद एक और फ्लॉप, एक इनिंग एक और फ्लॉप, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपकी टीम को जीतवाना है तो। और ये आरसीबी का होम मैदान है, होम मैदान में अगर आप मेजोरिटी ऑफ मैचेस हारोगे तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब 10 मुकाबले बचे आरसीबी के पास, 10 में से उनको 7 मैचेस जीतना अनिवार्य है, और 3 अगर मैचेस वो हार जाते तो 3 मैचेस का उनके पास बफर है। लेकिन जो टीम कंटिन्यू 3 मैचेस हारी हो, वो मतलब शायद मुश्किल होगा आरसीबी के लिए। लेकिन यार देखना पड़ेगा। दूसरी स्टोरी ये रहेगी कि यार मोहम्मद सिराज भी यार समाव ना, मुझे वो मोहम्मद सिराज नजर नहीं आ रहे जो 2021-2022 में हमने देखा था। तो एक्सटेंट 2000 पिछले साल भी हमने थोड़ा सा उनको अच्छा देखा था। इस साल पता नहीं यार वो मतलब टप्पे नहीं पड़ रहे उनके, ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसी गेंदबाजी की जाए। आज भी तकरीबन 50 से ज्यादा रन तो उन्होंने खा ही लिए 4 ओवर में, एक ही विकेट मिला, ठीक है। तो और वर्ल्ड कप खेलना है, मुझे डर इस बात का नहीं है कि वो आरसीबी के लिए क्या करते हैं, मुझे डर इस बात का है कि अगर यही फॉर्म के साथ वर्ल्ड कप में वो जाते हैं तो क्या पता जो गेंदबाजी हमारी सरचर के बोली थी 2023 वाले वर्ल्ड कप में, क्या पता 2024 के वर्ल्ड, क्योंकि T20 है, ऐसा भी नहीं कि ओडीआई, शायद आपका, क्योंकि मोहम्मद सिराज भी नहीं, मोहम्मद शमी भी नहीं है। तो ये आपको देखना पड़ेगा यार। आपका सेकंड बॉलिंग ऑप्शन जो है ना, वो इस वक्त एज ऑफ नाउ स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि पहला तो आपका बुमराह है, अगर दूसरे सिराज है, क्योंकि शमी तो भाई है नहीं, शमी भाई तो आपके इंजर्ड है, ठीक है, शमी भाई ने तो अपना सर्जरी करवा लिया। तो अगर मोहम्मद सिराज वो आपके सेकंड ऑप्शन है, तो एज ऑफ नाउ ही इज स्ट्रगलिंग अ लॉट। और भाई T20 में बड़ी मुश्किलात होती है। तो ये मुझे लगता है यार मोहम्मद सिराज को देखना पड़ेगा किस तरीके से उनको खुद को सुधारना है अब अगले आने वाले 1-2 महीने में, क्योंकि इस महीने के आप देखते देखते यार 2 अप्रैल चले गया, ठीक है, 28 दिन बाकी है। इस मंथ के 30 तारीख तक के आपका स्क्वाड आ जाने वाला है वर्ल्ड कप का। तो ये आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर एलएसजी की गेंदबाजी की बात करें, तो भाई साहब पिछले मुकाबले में जो मयंक यादव ने दिखाया वो आज कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। आज भी पिछले मैच में भी उन्होंने जो तेज गति से दिखाई थी 156 kph की, आज भी उसी तेज गति से गेंदबाजी उन्होंने की। पिछले मैच में 3 विकेट लिए, आज भी 3 विकेट लिए। आज तो इंपॉर्टेंट विकेट लिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि रजत पाटीदार आके शायद उस मोमेंटम को शिफ्ट करेंगे आरसीबी के तरफ। लेकिन आकर उन्होंने रजत पाटीदार की विकेट ले ली, ग्लेन मैक्सवेल की विकेट ले ली, और इंपॉर्टेंट विकेट लेते हैं। और जगह सिद्धू पाजी ने भी एक बात कही कमेंट्री में कि यार ऐसा नहीं है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को जो ना आपको आते बराबर ही अगर आपने इंडिया खिलाया तो सब लोग फेल हो जाएंगे। जैसे उमरान मलिक, आपने पहले एक सीजन के बिना पर आपने उनको इंडिया का ड्रेसिंग रूम दिखा दिया, कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छा नहीं किया, आपने उनको बाहर कर दिया। सेम गोज विद बाकी और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं। जो सिद्धू पाजी ने कहा कि यार ऐसा है कि मैंने ना ये खिलाड़ियों को मतलब देख रहा हूँ, और आज के बिना पर नहीं, इसने कंटिन्यू 2 मैचेस में देखा है, और कुछ तो ऐसा मैंने देखा है कि शायद इसको आप ना फास्ट ट्रैक कर सकते हो इंडिया के लिए। और मुझे लगता है यार कि भले अब इंडिया के लिए वेरी अर्ली टू से, मुझे लगता है और खेलना चाहिए, ये सीजन है, अगला सीजन और उनको देना चाहिए। आपके वर्ल्ड ये T20 वर्ल्ड कप के बाद नई आपकी टीम जब तैयार होगी अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए, शायद उस वक्त आप मैच को देख सकते हैं। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इंडिया के लिए वो टू अर्ली हो जाएगा। लेकिन जो डिफरेंस मुझे दिखा है ना जो बाकी तेज गेंदबाज हमने अभी तक के देखे नए वाले और इनमें, कि इनके पास पेस भी है और इनके पास टप्पा भी है। जब उमरान मलिक आए थे तब उनके पास पेस थी, टप्पा नहीं था। आज भी वो कहीं ना कहीं टप्पे के लिए ना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये 19 साल का 20 साल का लड़का, इसके पास पेस भी है और टप्पा भी है। वो हिट करके आउट करता है, हिट द डेक बॉलिंग करता है और अच्छी बाउंसरी भी निकालता है। तो मुझे ये कुछ डिफरेंस लगा जो बाकी तेज गेंदबाजों में और इनमें। आई गेस इंडिया के लिए पोटेंशियल इनमें बहुत अच्छा है एज ऑफ नाउ। लेकिन मुझे लगता है थोड़े से इनको मैचेस खिलवाने चाहिए अभी से। अगर आप फास्ट ट्रैक करोगे और खुदा ना खासा शायद अगर इंडिया में आकर, क्योंकि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, इतना बड़ा मंच होता है, वहां पर नर्व सेटल करना ना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, और ऐसे ही कोई खिलाड़ी नहीं बन जाता इंडिया का।
तो यार मुझे लगता है कि थोड़ा सा और गेम एक्सपीरियंस अगर ये पूरा साल, ये पूरा सीजन और अगला पूरा एक सीजन और मिले तो शायद आपको उनको लेकर जाना चाहिए इंडिया में। लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ा सा फास्ट ट्रैक अगर आप करोगे तो मुझे डर है कि यार फेल ना हो जाए, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है, क्या पता यार उसको उसका करियर खत्म हो जाए, तो ये मैं नहीं चाहता। इस वजह से मुझे लगता है यार कि मयंक यादव को थोड़ा सा और खेलना चाहिए। बाकी जो आज उन्होंने गेंदबाजी की है वो काबिल तारीफ थी, उसका कोई तोड़ नहीं है। जो तेज गति से वो डालते हैं और टप्पा भी अच्छा डालते हैं वो, ठीक है। तो सेटअप करके भी आउट किया बाय द वे रजत पाटीदार को, तो वो वहां पर उनका दिमाग भी दर्शाता है। ये कुछ चीजें आज के मुकाबले में हमें देखने मिली कि हाइलाइट्स के लिए। तो बस आपको करना ही है कि यार ऐसी अपडेट्स ना आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल